अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कवर किया था, इनके दोनों लूब्स और उनके हार्मोन को हम कवर कर चुके हैं। आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ओवरऑल थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि थायराइड ग्लैंड कौन से सेल से बने हुए हैं और वो सेल कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। और आज की इस लेक्चर में हम उस हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की इस लेक्चर में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि T3 और T4 हार्मोन बनते कैसे हैं। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ जनरल बातें स्टूडेंट्स याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो 20 या 21 जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इन सब में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है स्टूडेंट्स वो है थायराइड ग्लैंड, नंबर 1। सेकंड, अगर हम इसकी शेप की बात कर ले कि उसकी शेप है किस तरह स्टूडेंट्स, तो थायराइड ग्लैंड्स की शेप हमें दो तरह के नज़र आएंगे। या तो ये जो कैपिटल लेटर H है ऐसे, या तो ये हमें H की तरह नज़र आएगा ऐसे, कैपिटल लेटर H की तरह नज़र आएगा, या हमें बटरफ्लाई की तरह नज़र आएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये हमें कैपिटल H की तरह नज़र आ रहा है या जो है बटरफ्लाई की तरह नज़र आते हैं। तो हम कहते हैं द शेप ऑफ दिस ग्लैंड इज लाइक लेटर H की तरह है ये, और बटरफ्लाई शेप है इसकी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि इट इज़ सिचुएटेड बिलो द लारिंक्स। ये लारिंक्स से नीचे पाए जाते हैं। कैसे, वो भी मैंने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये लारिंक्स है, लारिंक्स से ऊपर एपिग्लोटिस, हाइड बोन, ये हम पढ़ चुके हैं कि एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है, हाइड बोन कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्लोटिस कहाँ पे पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड इसमें कहाँ पे होते हैं, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये लारिंक्स है, लारिंक्स से नीचे जो है बिलो द लारिंक्स क्या पाए जाते हैं, बाइलोब्ड बटरफ्लाई या कैपिटल H लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी साइज़ के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें साइज़ कितना है, तो जो थायराइड ग्लैंड है उनकी साइज़ जो है वो हमें नज़र आएगा ऑलमोस्ट 20 to 35 ग्राम है इनकी साइज़। ये कुछ बुक्स में यहाँ पे 40 भी लिखा गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 20 to 35 ग्राम इसकी साइज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख ले, हमें थायराइड ग्लैंड्स दो लूब्स में नजर आएंगे। इसके दो लूब्स होते हैं। कौन से दो लूब्स हैं? एक ये लूब्स है और एक ये लूब्स है। सपोज इसको मैं नाम देता हूं लेफ्ट लूब, इसको मैं नाम देता हूं राइट लूब। यानी ये दो जो हैं ये इसके लूब्स है, ये इसके लूब है। ये बाई लूब्ड है, बाई मीन्स टू लूब, दो लूब है। ये दोनों लूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये दोनों लूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक तरह के नॉन ग्लैंड्यूलर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। उस नॉन ग्लैंड्यूलर बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम नाम देते हैं अस्थमस। अस्थमस, ये अस्थमस क्या है स्टूडेंट्स? आप कहोगे कि बोथ लूब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स आर connected by non-glandular band of connective tissue। उस non-glandular band of connective tissue को हम नाम देते हैं अस्थमस। non-glandular क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो अस्थमस है यहाँ से कोई भी हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होते। यहाँ पे हमने लिखा है कि इट इज़ कनेक्टेड बाय non-glandular band of connective tissues, इसको हम कहते हैं अस्थमस। तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में। स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन, थायराइड ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है
ये फीमेल में स्लाइटली डिफर है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल में ये लार्जर इन साइज होते हैं, क्योंकि फीमेल में जो सेक्सुअल साइकिल होते हैं हर स्टेज में उनकी जो फंक्शन है वो चेंज होते हैं। और ये जो है स्टूडेंट्स, जो थायराइड हार्मोन है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौरान भी ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, थायरॉक्सिन की अगर हम ख़ास तौर पर बात कर ले। और जो मेनोपॉज है जिसमें बिल्कुल मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, उस दौरान थायरॉक्सिन फिर फीमेल में रिलीज़ नहीं होता। अब हम आते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ स्टूडेंट्स, कि थायराइड ग्लैंड कौन से सेल से बना हुआ है जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जैसे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूसाइड सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स पढ़े थे कि वो डिफरेंट तरह के सेल्स डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज़ कर रहे थे। यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड में हम कुछ सेल्स की बात करेंगे, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से सेल जो हैं कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के सेल से बना हुआ है, पैराफॉलिक्यूलर सेल एंड थायराइड फॉलिकल। जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के सेल से बना हुआ है। ये जो ब्लैक वन लार्जर साइज जो मैंने ड्रॉ किए इसको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल, और इसके साथ दरमियान में सेंटर में मैंने कुछ स्मॉल सेल्स ड्रॉ किए हैं, रेड पेन से मैंने लेबल किया हुआ है, उसको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल या इसी को हम सी सेल भी कहते हैं। अब इस थायराइड फॉलिकल या फॉलिक्यूलर सेल का काम क्या है स्टूडेंट्स? जो थायराइड फॉलिकल हैं वो एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 एंड T4 हार्मोन जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो थायराइड फॉलिकल से रिलीज होते हैं। जबकि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो इस स्मॉल सेल से रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल। यानी हिस्टोलॉजी की तरफ हम आए तो ये दो तरह के सेल से बनी हुई है थायराइड ग्लैंड्स, पैराफॉलिक्यूलर सेल, थायराइड फॉलिकल। पैराफॉलिक्यूलर सेल को हम सी सेल भी कहते हैं। ये सी सेल एक तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि कैल्सिटोनिन इज इंटागोनेस्टिक टू पैराथ्रोमोन। तो पैराथ्रोमोन और कैल्सिटोनिन को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो याद रखना ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो एक सेल में बनते हैं जिसको हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल, जो थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं। और कुछ लार्जर सेल्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल, ये जिसको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक को हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं या T4 भी कहते हैं। तीन डिफरेंट नाम है इनके, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन एंड T4। नेक्स्ट हार्मोन को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि T3, T4, कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होते हैं? अब स्टूडेंट्स, इन हार्मोन की फंक्शन से पहले और इसकी फॉर्मेशन से पहले हम देखते हैं कि इनमें कौन से हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा पोटेंट भी हैं, कौन से हार्मोन ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो याद रखना इन दो में से जो 90% मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90% जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन जो हैं वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कितनी परसेंटेज है? यानी आप ये कह सकते हैं कि 90% है। और 10% जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन है वो है T3। लेकिन एक ऐसे स्टेज आएगा कि तमाम के तमाम जो T4 है थायरोक्सिन वो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? T3 में। हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ वगैरह में तमाम के तमाम थायरोक्सिन जो हैं वो T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल्दो इनकी साइज जो है परसेंटेज की अगर हम बात कर ले ये ज़्यादा है T4, 90% जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन है, जबकि T3 जो है वो ओनली 10%, 9 to 10% है। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों की अगर हम फंक्शन देख ले, ऑलमोस्ट दे आर सेम इन फंक्शन। ये फंक्शन में सेम है बट दे आर डिफरेंट इनमें कुछ डिफरेंस है। कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि दे आर डिफरेंट इन
रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। ये दो हार्मोन की जो फंक्शन सेम है, लेकिन कौन से हार्मोन कितने क्विकली जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसकी रैपिडिटी के लिहाज से, और नेक्स्ट जो है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्शन कि कितनी शिद्दत से वो काम करते हैं, वो इनके लिहाज से ये दो जो हैं वो एक दूसरे से अलग है। किस तरह स्टूडेंट्स गौर से सुने, जो T3 है जो ओनली 10% पाए जाती हैं, वो 4 टाइम जो है पोटेंट है, ये 4 गुना पावरफुल हार्मोन है हैज कंपेयर टू T3। फिर से सुने, हम कहते हैं कि 90% मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन जो है वो है थायरोक्सिन T4 या टेट्राआइडोथायरोनिन। 10% जो एक्टिव हार्मोन है वो है T3 या ट्राईआइडोथायरोनिन। इन दोनों की फंक्शन के लिहाज से ये दोनों सेम है। एक स्टेज आएगा जिसमें तमाम के तमाम जो थायरोक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे T3 में, हमारे बॉडी के टिश्यूज में। लेकिन आल्दो दे आर सेम इन फंक्शन, लेकिन इसकी रैपिडिटी और जिसको हम कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था, गौर से सुने कि ये दोनों हार्मोन जो हैं स्टूडेंट्स फंक्शन के लिहाज से दोनों सेम हैं, लेकिन 90% इन दो थायराइड हार्मोन में 90% मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन जो है वो है T4, ओनली 10% जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन जो है वो है T3। फंक्शन के लिहाज से दोनों सेम है, बट दे आर डिफर इन रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि कौन से हार्मोन कितने जल्दी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे और कितने शिद्दत से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये दो में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। यानी जो T3 है 4 गुना यानी 4 टाइम्स ये पोटेंट है, ये पावरफुल है किससे? T4 से। इसी वजह से हम कहते हैं कि लेकिन जो T3 है वो ब्लड में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, ओनली 10% है। ये तो थे इनके परसेंटेज के लिहाज से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ T3 एंड T4 आर फॉर्म्ड। T3 एंड T4 हार्मोन बनते कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंस है कि T3 और T4 हार्मोन बनते कैसे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे T3 और T4 कैसे बनते हैं, उनके लिए हम एक थायराइड फॉलिकल सेल्स को उठा करके देखते हैं कि ये हमें नजर कैसे आएगा। यानी एक थायराइड फॉलिकल्स, ये थायराइड फॉलिकल्स से जब हमने देखना है, एक थायराइड फॉलिकल से हमने देखना है। क्यों ये देखना है? क्योंकि यहां पे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ T3 एंड T4 आर फॉर्म्ड, कि ये दो बनते कैसे हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखना, T3 और T4 को बनाने के लिए हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। T3 और T4 की फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ों का होना लाजमी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है आयोडीन
और दूसरा है आयोडीन को ट्रैप करवाने वाला जो अमाइनो एसिड हैं थायरोसिन। ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए, तभी T3 एंड T4 हार्मोन जो है वो बन सकते हैं। चलो देखते हैं कि ये दो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आयोडीन कहाँ से आएगा और अमाइनो एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं। एक थायराइड फॉलिकल को हमने देखा अंदर से। थायराइड फॉलिकल फार्दर कुछ तरह के सेल से बना हुआ है, ये कुछ तरह के सेल से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बना हुआ है, या इसका अपना नाम भी है पैरा थायराइड फॉलिकल सेल, फॉलिक्यूलर सेल इसको हम कहते हैं। इसका एक स्पेसिफिक नाम और भी है। ये जो हार्मोन है ये एक और सेल से बना हुआ है, ज़रा मैं देख लो, मेरे नोट्स में नज़र आ रहा है यानी। अच्छा, इस सेल को, ये जो थायराइड फॉलिकल है ये फार्दर एक तरह के सेल से बना हुआ है, क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ है, या एपिथेलियल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। जो थायराइड फॉलिकल है वो क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। उस क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल। उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल। ये फॉलिक्यूलर सेल है स्टूडेंट्स, ये जो अंदर से मैंने लेबल किया हुआ है। इसी के साथ साथ जो थायराइड फॉलिकल है इसके अंदर कैविटी भी है, उस कैविटी को हम कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल कैविटी, फॉलिकल कैविटी या फॉलिक्यूलर कैविटी लिख ले। चलो फॉलिक्यूलर कैविटी लिख देते हैं। फॉलिक्यूलर कैविटी इसको हम कहते हैं। इस फॉलिक्यूलर कैविटी के अंदर, इस फॉलिक्यूलर कैविटी के अंदर कुछ तरह के क्यूबाइडल सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर कुछ तरह के क्यूबाइडल क्यूबाइडल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। कुछ तरह के क्यूबाइडल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इनके अंदर। उस क्यूबाइडल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। इसको हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन क्या है? थायरोग्लोब्यूलिन आर प्रोटीन इन नेचर। यहां पे हम लिख सकते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब ये थायरोग्लोब्यूलिन कहाँ पे पाए जाते हैं? फॉलिक्यूलर कैविटी में पाए जाते हैं। थायरोग्लोब्यूलिन के साथ कुछ और दानेदार सब्सटेंसेस हैं, ऐसे दानेदार चीज़ें होती हैं इसके साथ। इसको हम नाम देते हैं थायरोसिन। थायरोसिन 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 क्या है स्टूडेंट्स? थायरोसिन एक तरह के अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड है। अब ये थायरोसिन करते क्या हैं और ये पैरा पॉलिक्यूलर सेल का क्या काम है स्टूडेंट्स? पैरा पॉलिक्यूलर सेल जो है, पॉलिक्यूलर सेल का काम ये है कि ये ब्लड से आयोडीन को ट्रैप करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड जब इस थायराइड ग्लैंड से गुजरते हैं, क्योंकि हमें बॉडी में T3 और T4 की ज़रूरत पड़ती है, तो T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए हमें आयोडीन और थायरोसिन अमाइनो एसिड चाहिए। थायरोसिन अमाइनो एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं? वो थायरोग्लोब्यूलिन में पाए जाते हैं। तो ब्लड में, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्लड में जब हम खुराक खाते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, या नेचुरली हमारे बॉडी में क्या बनते हैं? आयोडीन बनते हैं। ये मैं इसको ऐसे लेबल कर देता हूँ, एक और ब्लैक पेन से मैं इसको लेबल कर देता हूँ। ब्लड में क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड में आयोडीन है। आयोडीन, जब ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड से गुजरते हैं तो ये जो पॉलिक्यूलर सेल है ये इस आयोडीन को ब्लड से ट्रैप करते हैं। यानी ये क्या करते हैं? इस आयोडीन को यहाँ से ट्रैप कर देते हैं स्टूडेंट्स। आयोडीन को पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। पकड़ने के बाद ये इसको लेके आते हैं पॉलिक्यूलर कैविटी में। पॉलिक्यूलर कैविटी में ये इस आयोडीन को थायरोसिन के साथ अटैच करवाते हैं। यानी ये आयोडीन है, ये हमारे पास थायरोसिन है, ये आ करके इसको इस
आयोडीन को थायरोसिन के साथ अटैच करवा देते हैं। इसी तरह इसको, इस आयोडीन को थायरोसिन के साथ अटैच कर देते हैं, दो को। ज़्यादा से ज़्यादा ये दो आयोडीन जो हैं वो एक थायरोसिन के साथ अटैच हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं। फिर हम कहते हैं सपोज एक और आयोडीन उन्होंने उठा करके यहाँ पे अटैच करवाया, कोई और आयोडीन, कोई और आयोडीन। अब ज़रा देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास बनी। एक आयोडीन जब थायरोसिन अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मोनो आयोडो थायरोनिन। मोनो मीन्स सिंगल, एक। आयोडो मीन्स आयोडीन। थायरोनिन मीन्स कि ये किसकी बात हुई, मोनो आयोडो थायरोसिन नहीं। यहाँ पे हम एक ज़रा मैं चेक कर लूँ, मैं कंफर्म कर लूँ स्टूडेंट्स। इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मोनो आयोडो थायरोसिन। थायरोसिन इसको नाम देंगे मोनो आयोडो थायरोसिन। मोनो मीन्स सिंगल, एक। आयोडो मीन्स आयोडीन। थायरोसिन मीन्स अमाइनो एसिड। कि जब अमाइनो एसिड के साथ एक आयोडीन अटैच हो जाती हैं, इसी को हम MIT का नाम भी देते हैं, मोनो आयोडो थायरोनिन। एक थायरोसिन, एक आयोडीन जो है वो इस अमाइनो एसिड थायरोसिन के साथ अटैच हुआ। अगर दो अटैच हो तब उसको हम नाम देंगे डाई आयोडो थायरोसिन। डाई मीन्स टू, आयोडो मीन्स आयोडीन। थायरोसिन क्या है, ये एक तरह के अमाइनो एसिड है। इसी को हम कहेंगे DIT, इसको हम नाम देंगे DIT। अब ब्लड में फिर ये दोनों हार्मोन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ये दो जो MIT और DIT हैं, एक स्टेज आएगा कि ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ब्लड में एक दूसरे के साथ ये इकट्ठे होना शुरू कर देंगे, मिलना शुरू कर देंगे। कैसे मिलेंगे यहाँ पे, अगर MIT मोनो आयोडो थायरोनिन एक MIT के साथ मिल जाए तब दो बन जाएंगे, इसको हम कहेंगे अगर एक MIT और एक MIT मिल गया तब हम उसको कहेंगे T2, यानी ये DIT इसको कहेंगे डाई आयोडो थायरोनिन। अगर MIT जो है वो DIT के साथ जुड़ जाए स्टूडेंट्स, ब्लड में जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं तब ये आपस में मिलते हैं। MIT जब DIT के साथ मिल जाएंगे तो हमारे पास 3 आयोडीन बन जाएंगे, तब इसको हम कहेंगे T3। लेकिन T3 को हम थायरोसिन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। यहाँ पे हमने लिखा भी है ट्राई आयोडो थायरोनिन। अगर DIT प्लस DIT ब्लड में मिल जाए, डाई आयोडो थायरोनिन आपस में मिल जाए तो हमारे पास कितने आयोडीन बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। इसको हम कहेंगे T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन। अब उसको हम थायरोसिन का नाम नहीं देंगे स्टूडेंट्स, याद रखना, जब दो से ज़्यादा ये इकट्ठे मिलेंगे तब हम इसको नाम देंगे थायरोनिन। तो ये T3 और T4 जो है, ये T3 और T4 इस तरह बनते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ T3 एंड T4 आर फाउंड। अब ये हमारे पास T3 एंड T4 बने, अब हमने इसकी फंक्शन देखना है कि T3 और T4 की फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स। इसकी फंक्शन क्या, अगर हम बात कर ले, इन दोनों को अब हम कलेक्टिवली कहेंगे थायराइड हार्मोन। याद रखना, अब जितने भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे वहां पे हम कैल्सिटोनिन की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे T3 और T4 की। पहला फंक्शन अगर हम देख ले, बेजल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेजल मेटाबॉलिक रेट क्या है, BMR जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, जो T3 और T4 हैं ये BMR को इंक्रीज करवा देते हैं। BMR है क्या, बेजल मेटाबॉलिक रेट है क्या, रेस्ट फॉर्म में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे बॉडी से रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं BMR। रेस्ट फॉर्म में कितनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय मीन ऑफ रेस्ट की फॉर्म में जितनी एनर्जी बॉडी से रिलीज होती है उसको हम कहते हैं कि ये BMR है। अब थायराइड हार्मोन करते क्या है, थायराइड हार्मोन जो है इट इंक्रीज BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं।
कैसे इंक्रीज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस तरह जो है वो इनको इंक्रीज कर देते हैं। कहाँ पे स्पेस भी नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे लिख देते हैं। चलो मैं इधर ही आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे कुछ पंप्स पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में ऐसे कुछ पंप्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। उस पंप को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ऐसे कुछ पंप्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे पंप्स पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। इस सोडियम पोटाशियम पंप का काम क्या है, ये जो है तीन सोडियम आयंस को बाहर फेंकते हैं। स्टूडेंट्स, ये अलग सा टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। और ये दो पोटाशियम आयंस को अंदर फेंकते हैं। अब मैं सिर्फ इस वजह से ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये समझाना है कि BMR को किस तरह इंक्रीज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, थायराइड हार्मोन जब भी रिलीज होते हैं तो ये बॉडी के तमाम सेल्स में इस जो सोडियम पोटाशियम पंप से इसको बढ़ा देते हैं। इनको बढ़ाने के लिए होगा क्या, जब ये 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम आयंस अंदर आते हैं तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। इस दौरान यहाँ पे ATP भी यूज होती है। ATP कन्वर्टेड होती है किसमें, ADP में, यानी फॉस्फेट। यहाँ पे ATP यूज होती है, तभी तो 3 सोडियम आयंस ये बाहर फेंकते हैं और 2 पोटाशियम आयंस अंदर फेंकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे ATP इस्तेमाल होती है। थायराइड हार्मोन करते हैं क्या है, थायराइड हार्मोन इस सोडियम पोटाशियम पंप्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। जितने सोडियम पोटेशियम पंप्स ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा ATP भी यूटिलाइज होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा सोडियम पोटेशियम पंप्स होंगे उतनी ही ज़्यादा ATP की कंज्यूमशन भी होगी, ATP इस्तेमाल होगी किसमें, ADP में। ATP जितनी ज़्यादा ATP इस्तेमाल होगी उतने ही ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी होगी। किस तरह होगी, हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स में ग्लूकोज पड़ा हुआ है C6H12O6। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा ATP यहाँ पे यूटिलाइज्ड होगी, साथ साथ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी स्टिमुलेट होंगे, यानी इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, नतीजे में क्या बनेगी, नतीजे में ATP बन जाएगी। ATP, वो ATP दोबारा हम यूज़ करेंगे सोडियम पोटाशियम पंप में, तो वो 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेंगे, 2 पोटाशियम आयंस को वो अंदर फेंकेंगे। अब जितनी ज़्यादा ATP यूटिलाइज्ड होगी उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होंगे। यहाँ पे जितनी ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होंगी उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कंज्यूमशन भी होगी। याद रखना, उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। इसी मैकेनिज्म में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है स्टूडेंट्स, इस स्टेज में हीट भी जो है वो रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है। ये आप कह सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस वजह से हम कहते हैं कि ये इंक्रीज द BMR, यानी मैं कहता हूँ आसान वर्डिंग में, जितने ज़्यादा ये BMR को इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा ATP की जो है वो ATP इस्तेमाल होगी, यानी जितनी ज़्यादा ATP इस्तेमाल होगी उतनी ज़्यादा जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो हमारे बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP जो है वो इस्तेमाल हो रही है। जितनी ज़्यादा ATP इस्तेमाल होगी उतनी ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी होगी। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर ज़्यादा ATP इस्तेमाल हो रही है तो ऑक्सीजन की कंज्यूमशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ साथ जितनी ऑक्सीजन की कंज्यूमशन इंक्रीज़ होंगे उतना ही हीट भी यहाँ से इस स्टेज में रिलीज़ होंगे। तो ये इसका फंक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, बेजल मेटाबॉलिक रेट। सेकेंड इसके फंक्शन है हार्ट कि इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर भी ये काम करते हैं, ख़ास तौर पर हार्ट पे। किस तरह काम करते हैं स्टूडेंट्स, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं टेकार्डिया। अब ये किस तरह हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो डायरेक्टली जो एस एनोड है उस पे काम करते हैं। दीज एक्ट डायरेक्टली ऑन एस एनोड और हार्ट बीट को ये इंक्रीज कर देते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या फंक्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थायरॉक्सिन की क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, याद रखना पेरीनेटल पीरियड की अगर हम बात कर ले, यानी बिफोर बर्थ से पहले जब हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही होती है, ख़ास तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
पेरीनेटल पीरियड के दौरान यानी बर्थ से पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की मैचुरेशन के लिए थायरॉक्सिन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की फॉर्मेशन के लिए, जो स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए थायरॉक्सिन का होना लाजमी है, याद रखना। अगर थायरॉक्सिन की हाइपोसेक्रेशन होगी ड्यूरिंग फ्री नेटल पीरियड में, तब होगा क्या, तब जितने कम थायरॉक्सिन रिलीज होंगे फ्री नेटल पीरियड के दौरान, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली जो है वो डेवलप्ड नहीं होगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो उस मैकेनिज्म, उस को हम नाम देंगे कि मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन, या हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि या हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लफ्ज़ लिखा है कि मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल रिटार्डेशन क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हम कहते हैं कि प्री नेटल पीरियड के दौरान जब बच्चे की फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर पर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो, उस दौरान हाइपोसेक्रेशन हो, तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, क्योंकि हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से उस फ्री नेटल पीरियड के दौरान जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, तब हम कहेंगे कि ये मेंटल रिटार्डेशन है या मेंटल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, ग्रोथ पर थायरॉक्सिन का क्या रोल है, वहाँ पे क्या काम करते हैं? थायरॉक्सिन जो है स्टूडेंट्स सिनर्जेटिकली वो ग्रोथ हार्मोन GH ग्रोथ हार्मोन के साथ मिल करके इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हैं। यानी ग्रोथ के साथ साथ बॉडी की ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिल करके करेंगे क्या, ये दोनों मिल करके स्टूडेंट्स बून फॉर्मेशन को प्रमोट करवाते हैं और बून फॉर्मेशन के बाद फिर उस बून को मैचर करवाना भी किसका काम है? थायरॉक्सिन का है। किसका सहारा लेकर के, किसके साथ मिलकर के? ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के। ब्लड के ऊपर भी इसका कुछ काम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेशक लिख ले, फिफ्थ फंक्शन भी लिख ले कि ब्लड में इसका क्या काम है। वहाँ पे याद रखना, ब्लड ख़ास तौर पर हम कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं RBC की मैचुरेशन के लिए। RBC की मैचुरेशन के लिए थायरॉक्सिन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये था स्टूडेंट्स थायराइड हार्मोन के बारे में। अगर हम एम्फीबियंस की बात कर ले, फ्रॉग की बात कर ले, अभी एक सेंटेंस मेरे ज़हन में आया, फ्रॉग की जो लार्वा है, लार्वल स्टेज में इसको हम कहते हैं टेडफूल मेटामॉर्फोसिस की मदद से डिफरेंट स्टेजेस से गुजर करके वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसके लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन का होना ज़रूरी है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो तब टेडफूल जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो टेडफूल ही रहेगा। ये सिर्फ अभी मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन इस बात आई थी। तो ये था स्टूडेंट्स जनरल थायराइड ग्लैंड के बारे में, इसकी फंक्शन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोसेक्रेशन के दौरान क्या होगा